नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम है अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप। सप्ताह 2, व्याख्यान 7, आकस्मिकता और ऐतिहासिक आवश्यकता, उपयुक्तता का आरंभिक चरण 2। आज के समय में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। अनुवाद का हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अनुवाद का उपयोग ना हो। आधुनिक युग में न्यायालय, कार्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संचार, पत्रकारिता, साहित्य, संस्कृति जैसे सभी क्षेत्रों में अनुवाद के महत्व और उपयोगिता को हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस व्याख्यान में हम उसके उपयोगिता पर बात कर रहे हैं। अनुवाद का उपयोग न्यायालय, कार्यालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संचार, पत्रकारिता, साहित्य, संस्कृति सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। वर्तमान युग में अनुवाद अपने ज्ञान के कारण साहित्यकार के रूप में पहचाना जाता है। अनुवादक एक साहित्यकार के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि वो एक मूल पाठ का जब लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करता है स्रोत भाषा से, तो वहाँ साहित्यकार से कम नहीं है। हालांकि उसका जो मूल पाठ लिखने वाले जो साहित्यकार हैं उनका व्यक्तित्व तो अलग है, लेकिन उसको जब पूरी तरह से उसका भाव उसको अभिव्यक्त करने में ये साहित्यकार से अनुवादक कम नहीं होता। दुनिया में हो रहे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण भारत में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और व्यापार जैसे क्षेत्र में क्रांति परिवर्तन हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी शब्द के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान को भारतीय लोगों तक पहुंचाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो तकनीक पूरे भारत में फैल रहा, तो उसका कारण अनुवादक है। वो तकनीक को अनुवाद के माध्यम से पूरे भारत में फैलाता है। भारत में रोजगार देने में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुवाद में प्रशिक्षित लोग आज नौकरी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर हैं। अनुवाद से संबंधित कई पदों की नौकरी घोषणा की जा रही है जो अन्य किसी नौकरी के क्षेत्र में नहीं। भारतीय संविधान में भारत को राजभाषा के रूप में घोषित करने के बाद केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक संस्थाएं, कंपनियां और संगठनों में राजभाषा नियम में हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारियों के लिए पद स्थापित किए गए। तो रोजगार की बात अगर हम देखेंगे, रोजगार में अनुवाद की अहम भूमिका है। भारत सरकार द्वारा ही कई कार्यालयों में, संस्थाओं में और कई कंपनियों में, जो निजी कंपनियों में राजभाषा विभाग में हिंदी अनुवादकों का पद स्थापित किया गया है और रोजगार मिल रहे हैं। अनुवाद अंतर्भाषीय क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से अपेक्षित होता है, वहीं उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी और औद्योगिकरण जानकारी को प्राप्त करने और उसके उपयोग की दृष्टि से अपेक्षित होता है। किसी उद्योग विशेष से संबंधित नई जानकारी दुनिया की जिस भाषा में उपलब्ध हो, उसे जब तक अपनी भाषा में ना लाया जाए तब तक उसका औद्योगिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए चीनी उद्योग से संबंधित कोई नई खोज जर्मन में की जाती है, अब अमेरिका में उसका प्रयोग करने के लिए उसे अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
तो जहाँ कोई भी जिस क्षेत्र में भी, वो चाहे व्यापार हो या तकनीकी हो, वहाँ पे अनुवाद की ज़रूरत महसूस होती है। दुनिया की इस अपरिहार्यता को देखते हुए बड़े औद्योगिक संस्थान तुरंत अनुवाद करने की व्यवस्था अपने पास रखे हैं। टेक्नोलॉजी जब तक टेक्निक प्राप्त नहीं होती तब तक विकास संभव नहीं है। जैसे ही टेक्निक मिल गई है तो उसका प्रयोग जितना जल्दी हो सके। अब एक मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में जो तकनीक आ गई है वो सभी कंपनियों, कई कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, नोकिया है, एप्पल है, तो कई कंपनियां हैं। एक तकनीक आ गई किसी के पास तो उसका दूसरे मोबाइल कंपनी द्वारा उसका प्रयोग ज़रूरी है कि उस तकनीक को वो अपने मोबाइल में भी दें। तो इसके लिए वो अनुवादक अपने साथ एक संस्था रखते हैं अपने साथ कि वो तुरंत उसका जो है उस व्यवस्था का प्रयोग करें। ये संस्था अपने बनाए माल को विभिन्न देशों अथवा प्रदेशों के बाजार में बेचने के लिए जो प्रचार साहित्य तैयार करते हैं उसे भी कई भाषाओं में अनुवादित कराते हैं। तो तकनीक इस्तेमाल हो गई, लेकिन उसके लिए प्रचार सामग्री भी चाहिए। हमारे मोबाइल फ़ोन में ये सुविधा है, ये कैसे बताएंगे? अच्छा, उसको कैसे बताएंगे जो अंग्रेज़ी नहीं जानता? उसको कैसे बताएंगे जो फ्रेंच नहीं जानता? तो वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे अनुवादक का। तो वो क्या बनाएगा, वो उससे संबंधित सभी तैयारियां करेगा कि उससे संबंधित जो अनुदित भाषा में बाजार के लिए जो आवश्यक है, जिन जिन शब्दों का प्रयोग करना है, आकर्षक शब्दों का प्रयोग करना है, उसका प्रयोग करेगा। और उस मोबाइल के प्रयोग करने की जो विधि है वो भी बताएगा। यद्यपि आज पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन है, लेकिन वे निर्माता अपना माल उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं जो अंग्रेज़ी भाषी नहीं हैं। जो वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बनाई जाती हैं उनकी प्रचार सामग्री का तो अनुवाद होता ही है। जो विशेष रूप से देश के भीतर व्यापार के लिए होती है उनकी प्रचार सामग्री को भी देश की विभिन्न भाषाओं में छपा जाता है। आपने कई बार उपभोक्ता वस्तुओं के साथ उस वस्तु के विषय में जानकारी की पर्ची देखी होगी जिसमें 5-7 भाषाओं में मुद्रित किया गया है। ऐसे विभिन्न भाषाभाषी द्वारा उन वस्तुओं के उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो एक मोबाइल फ़ोन आपने खरीद लिया, उस मोबाइल फ़ोन के जो बक्सा है जिसमें वो आता है उसके अंदर एक सामग्री आती है, पर्ची आती है, ये छोटी सी पुस्तिका आती है। उसमें उसके प्रयोग को लेकर कई भाषाओं में रहता है, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन सिर्फ एक देश में नहीं बिकता, कई देशों में बिकता है। तो एक मोबाइल फ़ोन का प्रयोग विभिन्न भाषाभाषी तक पहुंचना है। अंग्रेज़ी उसका मुख्य माध्यम है। हाँ, बक्से के ऊपर जो लिखा हुआ है वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, लेकिन प्रयोग कई देशों की भाषाओं में छपा होता है जो अंदर बक्से के अंदर रखा होता है। व्यवसाय परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच व्यापार करने के लिए अनुवाद की ज़रूरत होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में अनुवाद की सहायता के बिना व्यापार नहीं हो सकता। एक ही समय में तकनीकी एवं उद्योग के क्षेत्र में जानकारी पाने के लिए अनुवाद की ज़रूरत है। एक विशेष उद्योग से संबंधित नई जानकारी इस दुनिया भर में सभी भाषाओं में मिलती है। उस जानकारी को पाने के लिए उन सभी भाषाओं को सीखने तो असंभव है। उस जानकारी को अपनी भाषा में अनुवाद करने पर ही उन विषयों को हासिल कर सकते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के रूप में जापान में एक आविष्कार उद्योग के क्षेत्र में हुआ तो उस विषय को अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करने पर ही अमेरिका देश में उद्योग उसका उपयोग कर सकता है। उस आविष्कार से संबंधित व्यापार अन्य देशों से करना है तो अन्य देशों के विभिन्न भाषाओं में उस आविष्कार से संबंधित जानकारी देने की ज़रूरत बन जाती है। इस पर अनुवादक के बिना उस आविष्कार का उपयोग अन्य देशों के प्रयोग
नहीं कर सकते हैं। तो ये आवश्यकता है। इसके बिना वो जो उपकरण हैं या वो जो सुविधा है, जो तकनीक है, उस कंपनी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा उसमें उसके बनाने में प्रयोग करता है, लग जाता है उसका बहुत सारा धन। तो उसको मुनाफा चाहिए, तो कैसे करेगा? तो वो एक देश से नहीं हो सकता। उसके लिए उसके सभी, जैसे व्यापार के लिए जो जो धन खर्च हुआ, एक देश से दूसरे देश भेजने में जो पैसा खर्च हुआ, ये सब उसको कैसे प्राप्त होगा? तो जब प्राप्त होना है तो वो दूसरी भाषाओं में भी उसके प्रयोग को लिखना है, तभी जाके दूसरे देश उसको खरीदेंगे। हमने खरीद लिया, प्रयोग करना नहीं जानते, कौन सा बटन दबाएं जिससे वो प्रयोग में आ जाएं, कुछ और दबा दिया, खराब हो गया। अनुवाद के महत्व को जानते हुए उद्योग संस्थाओं ने विभिन्न क्षेत्रीय देशों के बाजार में या अपने देश या क्षेत्रीय बाजार में अपने उत्पादन से संबंधित जानकारी को अन्य भाषाओं में अनुवाद करते हैं। हम सोचते हैं कि अंग्रेज़ी ही पूरे संसार की भाषा है, लेकिन इसके अलावा फ्रेंच और चीन भी अधिक लोगों प्रिय भाषाएं हैं। तो हम सोचते हैं, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ी जो हैं वो ब्रिटिश शासन काल में सीखे, क्योंकि रोज़गार हमें मिल रहा था अंग्रेज़ी से। उनके जाने के बाद भी अंग्रेज़ी हमसे नहीं छूटी। पूरे विश्व में अंग्रेज़ी चल रही है, इसलिए हम अंग्रेज़ी को आज भी हमारे साथ रखे हुए हैं। लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं है, विश्व स्तर पे फ्रेंच है, चीनी है, ये सब भाषाएं हैं, जर्मन है, रशियन है। इसलिए उद्योग क्षेत्र में उत्पादक सभी भाषाओं में उत्पादन सामानों का विज्ञापन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय क्षेत्र में आजकल अनुवादक का प्रमुख स्थान है। राष्ट्रीय उद्योग क्षेत्र विभिन्न राज्यों की भाषाओं में उत्पादन सामान का अनुवाद करते हैं। सामान खरीदते वक्त उस सामान के साथ 5 या 7 भाषाओं की पुस्तिका सूची में उसके प्रयोग की विधि और अन्य जानकारी को हम देख सकते हैं। हमारा देश बहुभाषीय होने के कारण विभिन्न भाषाओं के जनता को ध्यान में रखते हुए भी ये सूची तैयार की जाती है। तो इसकी ज़रूरत है। समझिए, सिर्फ भारतीय जनता ही उसका प्रयोग कर रही है, भारतीय लोग ही उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो भी अगर हमारे भारत में ही उसका प्रयोग है तो भी भारत की विभिन्न भाषाओं में उससे संबंधित सूची ज़रूरी है। इसलिए कोई भी एक पदार्थ ले लें जिसको हमने खरीदा, तो उस पदार्थ को जैसे देखेंगे, उसको घुमा के देखेंगे, तो वहाँ पे कई भारतीय भाषाओं में उससे संबंधित जो सामग्री का प्रयोग किया गया है उसकी सूची होगी, ताकि जो खरीदार है वो समझ सके कि इसका उपयोग कैसे करें, इसका प्रयोग किस लिए होता है। व्यवसाय एवं उद्योग में अनुवाद। व्यवसाय एवं उद्योग के विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए उत्पादन को विभिन्न भाषाओं में विज्ञापन करना पड़ता है। भारत बहुभाषी देश होने के कारण यहाँ के उद्योगपति को अपने व्यापार विस्तार करने के लिए अनुवाद की मदद से अन्य राज्यों की भाषाओं में अपने उत्पाद के बारे में जानकारी फैलाना आवश्यक है। किसी वस्तु को सामान्य जन समुदाय तक पहुंचाने के लिए उस जन समुदाय की अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना अनिवार्य है। उस सामान के बारे में जानकारी विशेष रूप से विश्व की सभी भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी में प्रस्तुत करने के लिए अनुवाद का योगदान महत्वपूर्ण है। व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग आदि का विकास अनुवाद के बिना नहीं हो सकता। इसका प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद संपर्क भाषा के रूप में विभिन्न स्तर पर व्यक्त होता है। इससे अनुवाद के महत्व को हम समझ सकते हैं। इसके विपरीत अनुवाद को मना करने पर उद्योग का विकास होना असंभव है। तो अनुवाद कितना प्रमुख चीज।
अनुवाद का महत्व व्यापार में, नहीं तो व्यापार या उद्योग या जो उत्पादन है वो उस कंपनी का विकास नहीं हो सकता। विज्ञान और अनुवाद। आधुनिक प्रगति में वैज्ञानिक विकास इस सीमा तक पहुंच गया है कि औद्योगिकरण एवं जनसंचार माध्यम के विकास द्वारा विश्व की दिशा को बदल दिया है। जनसंचार माध्यम से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आमने सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। यह विज्ञान के विकास का परिणाम है। विश्व भर में औद्योगिकरण, व्यवसाय, उत्पादन, वितरण और आर्थिक नियंत्रण के विभिन्न प्रणालियां, व्यवस्थाओं में दिन ब दिन विभिन्न शोध कार्य हो रहे हैं। संसार में सभी जगह नए नए आविष्कार और तेज तकनीकी विकास हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर औद्योगिक क्रांति हो रही है। कई वर्षों से ये विकास हो रहा है। हमारी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा नई पीढ़ी के लोग तकनीकी उपयोगिता को अच्छी तरह जानते हैं। विश्व भर में हो रहे विकास में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक विकास को ले जाने में अनुवाद मुख्य भाग निभा रहा है। अब हम एक जगह हैं, कई मीलों दूर दूसरा व्यक्ति है। हम ऐसे बात करते जब जैसे हम आमने सामने हैं। अब जैसे व्याख्यान है, मेरी जो व्याख्यान है, जो मैं जो व्याख्यान दे रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं। आपको लगता है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और बोल रहा हूँ। यहाँ पे विज्ञान जो आविष्कार हुआ है वो नई पीढ़ी उसका प्रयोग कर रही है। नई पीढ़ी को इसका प्रयोग करना भी आता है और इससे लाभ उठाना भी आता है। विज्ञान में जो भी आविष्कार होते हैं या जो भी शोध हो रहे हैं, उनकी जानकारी दुनिया भर ले जाने में जनसंचार माध्यम मुख्य भाग निभा रहा है। जनसंचार के बिना नहीं हो सकता, तो ये ले जाता है एक कोने से दूसरे कोने तक। आज हर एक क्षेत्र में कोई नया शोध काम हो रहा और उसकी जानकारी पूरी दुनिया भर में बहुत आसानी से संचार माध्यम के द्वारा फैल जाती है। वैज्ञानिक हो या तकनीकी हो, कृषि क्षेत्र हो या चिकित्सा भाग हो या व्यवसाय, सभी क्षेत्र में नए विषय की जानकारी जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही पलों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। आज के जनसंचार माध्यम का विकास हिंदी भाषा की उपयोगिता को विकसित करने में मदद करती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र के विज्ञापन के लिए अलग अलग शब्द भंडार हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। अब हिंदी पूरे भारत की भाषा और विश्व में प्रचलित भाषा है। हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द हैं, इसकी शब्द भंडार इतना अच्छा है कि किसी भी क्षेत्र के से संबंधित शब्दों को देख सकते, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हम आगे देखेंगे। जहाँ पे हम अनुवाद अध्ययन पर बात करेंगे, वहाँ पे हम पारिभाषिक शब्दावली पर बात करेंगे, जो एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है। और हिंदी भाषा में इतना शब्दों का भंडार है कि हम किसी भी क्षेत्र के लिए सटीक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अनुवाद और वैज्ञानिक ज्ञानात्मक साहित्य। 16वीं सदी के वैज्ञानिक विकास में यूरोप के वैज्ञानिकों ने धर्म के पीछे वैज्ञानिक आयामों पर जोर दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाइबल का अध्ययन किया गया और उसमें वर्णित विश्व की उत्पत्ति के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद गैलीलियो, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के ज्ञान के आविष्कारों से धार्मिक अधिकारियों और राज्य प्रशासकों में हलचल पैदा हुई। गैलीलियो को दी गई सज़ा ने उनकी प्रसिद्धि में अत्यधिक वृद्धि की। यह वो काल था जब यूरोप का ज्ञान चारों देशों में फैल गया, के विचार अनुवाद के माध्यम से दुनिया भर में फैल गए। तो विज्ञान क्या है? ज्ञान देता है, अंधविश्वास को दूर करता है, लोगों के मन में जो गलत धारणाएं होती हैं उन गलत धारणाओं को दूर करता है।
विज्ञान हमें समझाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और हमेशा वैज्ञानिक कुछ नई चीज़ की खोज करते हैं तो वो अंधविश्वास को दूर करता है। जैसे सिर्फ रोशनी को देख लीजिए, जो रोशनी है, जिस रोशनी में मैं दिख रहा हूँ, वही रोशनी को हटा दीजिए, अंधेरे को लेकर बात करिए। अंधेरे को लेकर कई प्रकार की जो है अंधविश्वास है, उसको दूर करें। जैसे रोशनी पड़ती है अंधेरे पे तो सब अंधविश्वास दूर हो जाएगा। विश्व के अन्य देश भी अपने साहित्य में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किए हैं। राजाराम मोहन राय ने वेदों को दिव्य कारणों से मुक्त कर उसमें वैज्ञानिक आयाम का अध्ययन किया। भारतीयों के मन में बसे अंधविश्वास को तर्क और विवेक के आधार पर मुक्त किया। सामाजिक कुरीतियाँ विशेषकर सती प्रथा पर आलोचना की। स्वामी विवेकानंद ने वेदों के आधार पर निम्न जातियों के मानव और महिलाओं की शिक्षा का प्रचार किया। राजाराम मोहन राय ने विचारात्मक साहित्य का अनुवाद किया। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में स्थापित हुई और इसके माध्यम से भारतीय साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। अंग्रेजी का औपनिवेशिक उद्देश्य इस अनुवाद का रहस्य रहा कि वो भारत के मन और भारतीय समाज की अच्छी तरह से समझकर अपने साम्राज्य को चलाएं। अनुवाद कार्य ने भारतीय के गौरव और शक्ति को विकास किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राजाराम मोहन राय की। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। लोगों के मन में विश्वास रहा सती प्रथा पे। सती प्रथा से बहुत सारे जो धार्मिक मान्यताएं हैं या सामाजिक मान्यताएं जुड़ी थी, तो उनको जो है राजाराम मोहन राय ने दूर किया। वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी निम्न जाति और महिलाओं की शिक्षाओं पर जो है उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और ये आवश्यकता बताई कि वो शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी जो बनी उसमें जो है बहुत सारे इन बातों पर ध्यान दिए गए। आगे हम देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेज़ी साहित्य और फ्रेंच जैसे विदेशी साहित्य में हिंदी में उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई भारत में अंग्रेज़ द्वारा। इसके कई उद्देश्य रहे। इसके उद्देश्य में ये रही कि जो है भारतीय साहित्य का अनुवाद कई देशों के भाषाओं में और कई देश की भाषाओं से भारतीय मतलब हिंदी में अनुवाद, ये हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहा उनका काम। अनुवाद और वैज्ञानिक तकनीकी विकास। अनुवाद के विज्ञान के युग में अनुवाद का आयाम सृजनात्मक है, क्योंकि विश्व में हर एक देश अन्य देश के सारे आविष्कार को प्रयोग करता है और इसके पीछे की खोजों में लगा रहता है। सरकारी एजेंसियां और निजी कंपनियां दोनों इस खोज का उपयोग करके अगले विकास की सुनिश्चित कर रही हैं। औषधियाँ, तकनीकी, पेड़ों और औषधियों के नाम और बीमारियों की पहचान करने की प्राचीन भारतीय विधि चरम संहिता में संरक्षित है। चरम संहिता के कई अनुवाद चीनी, जापान और यूरोप देशों, एशियाई देशों में सरकारी एजेंसी और दवा कंपनी द्वारा किए गए हैं। आयुर्वेद में सुशित शूल्य विज्ञान को सर्जरी के प्रमुख आचार्य के रूप में माना जाता है। मध्य युग में विजेता इस आधार पर समझौता करते थे कि वे उस देश के अपने वैज्ञानिक शोध और अन्य साहित्य अब उन्हें सौंप देंगे, जिससे वे उन ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद कर सकेंगे। आधुनिक समय में भी प्रसिद्ध ज्योतिषियों को आर्यभट्ट के अनुवाद के माध्यम से ही अपनी उपलब्धि को अपनी भाषा के संकेत में ग्रह तारों की चलन की गणना, ग्रहों का पता लगना और उनकी चाल की जानकारी दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में उपलब्ध
औषधियों का ज्ञान है, जिसको सुशित शल्य विज्ञान में जो है सर्जरी में प्रयोग कर रहे थे, उनको ले जा रहा है। और औषधियों का प्रयोग जो बीमारी को दूर करने के लिए। फिर जो ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानकारी, ये सब भारत में रही और इसको कई विदेशी ले गए अनुवाद करके। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब भी कोई किसी देश का आक्रमण करता था तो वो उस देश को छोड़ने के लिए, अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है उस देश को मुक्त कर दें, तो वो ऐसे मुक्त नहीं करते, उस देश से जितना ज्ञान मिल जाए वो उस ज्ञान का अनुवाद कर लेते हैं, उसको अपने पास ले लेते हैं समझौते पर। तकनीकी एवं वैज्ञानिक आयाम अनुवाद के आयामों का विस्तार करते जा रहे हैं। आज भी अंतरिक्ष विज्ञान की छोटी छोटी खोज अनुवाद के माध्यम से दुनिया के सामने तुरंत उपलब्ध हो जाती है। प्रत्येक देश अपने सिद्धांतों और उपलब्धियों को अपनी भाषा में लिखता है। अनुवाद का एक महत्वपूर्ण आयाम है जो किसी अन्य भाषा की तकनीकी शब्दावली को अधिक खुले मन से स्वीकार करना। अंग्रेजी में ये खुला मन शुरुआत से ही है। एलोपैथी शब्द को ग्रीक में अलोस से जोड़ा जाता है। पाथोस मतलब पीड़ा के संयोजन के रूप में समझा जाता है। अंग्रेजी में ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अरबी, फारसी, चीनी भाषाओं से चिकित्सा के सिद्धांतों में कई शब्दों को अपनाया गया है। हिंदी भाषा के विकास के दौरान इन सभी भाषाओं से कई शब्दों का स्वीकार किया गया है। अब शब्दावली तकनीकी और वैज्ञानिक की आयाम से भी हम शब्दावली पर ध्यान देंगे। शब्दावली की ज़रूरत है, तो शब्दावली कैसे आएगी? शब्दावली को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी भाषा से शब्दों को ग्रहण करना है। अंग्रेज़ी भाषा में ये स्वीकारा गया कि दूसरी भाषाओं से जैसे उन शब्दावलियों को लिया जाए। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि पारिभाषिक शब्दावली पर हम बात करेंगे आगे। ये पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र में, वाणिज्य में, व्यापार में, सब में इसका प्रयोग होता है। अनुवाद, इसके बिना अनुवाद संभव नहीं है। तो वहाँ हम शब्दों को कैसे निर्माण करते हैं? जैसे ग्रीक और लैटिन शब्दों को लेकर शब्दों का निर्माण हुआ, तो भारत में हम संस्कृत शब्दों को लेकर बात करते हैं। उसका जब हम पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे तो वहाँ हमें संस्कृत शब्दों का, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस पर हम गहरा चिंतन करेंगे और इस पर हम और अच्छी तरह से बात करेंगे आगे के अध्याय में। आज भी हम कई शब्दों को या तो उनके मूल रूप में स्वीकार करते हैं या हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित रूप को अपनाते हैं। अकादमी का परिवर्तित रूप इसी तरह नाटो, यूएनओ जैसे संक्षिप्त शब्दों को भी सीधे स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में लेन देन की प्रक्रिया जारी रहती है, उसी प्रकार भाषा में भी ये प्रक्रिया जारी रही है। इस प्रक्रिया में हमें अनुवाद के आयामों में सरलता और सहजता का आनंद लेने में अनुमति दी जाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में संस्कृत के बोलों को अर्थ ग्रीक भाषा में समान दिखाई देते हैं। आज विकसित देश और विशाल देशों की तुलना में इस विकसित देश की मदद के बिना किसी भी शोध या अनुसंधान कार्य को सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अब शब्दावली पर हम बात करेंगे तो हिंदी में भी कुछ हम अंग्रेजी शब्दों को ऐसे ही ले लेते हैं, उसको ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं। तो जब उसको हम ऐसे ग्रहण कर लेते हैं उन शब्दों को, तो उसका प्रयोग जब लाते हैं, जैसे कुछ जो हिंदी की संरचना के अनुसार, जैसे एकेडमी को अकादमी, ट्रेजेडी त्रासदी,
इस प्रकार से कुछ परिवर्तित करके। जैसे स्कूल है, स्कूल का स्कूल ही हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द आ गए हैं। डॉक्टर हम लिखते हैं डॉक्टर। हमारे वर्णों में भी विदेशी अक्षर को हमने प्रयोग में लेके आ गए, उसको बना भी लिया है। जैसे कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज। ये सिर्फ अंग्रेज़ी फ्रेंच से नहीं है, ये अरबिक से भी है, हमारे फारसी से भी है। जैसे कागज़, कागज़, ज़ा का प्रयोग। तो इससे क्या होता है, हमारी जो भाषा में उसके प्रयोग में एक सरलता आ जाती है और हम उसको सहजता से प्रयोग करने लगते हैं। और ये विकसित देशों के लिए ज़रूरी है। विकसित देश इसके बिना रह नहीं सकते। और शोध और अनुसंधान के कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब हम उसको, उन शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे। तभी हमें, जैसे मतलब क्या है, तकनीक, टेक्निक, तकनीक। तो अब तकनीक शब्द का अर्थ क्या, इसको समझना। तो शोध जैसे कार्य में, अनुसंधान में इसका जब हम प्रयोग करेंगे तभी हम उसको सही तरह से उसका प्रयोग समझेंगे। इस पर हम और भी आगे के व्याख्यान में और समझेंगे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है अनुवाद में। विकसित देश केवल अपने उन्नत तकनीक के कारण विकसित हुए हैं। हम उनकी तकनीक के अनुवाद के माध्यम से अपना सकते हैं। बहुक्षेत्रीय कंपनियां अपनी तकनीक के अनुवाद के लिए अनुवादकों को नियुक्त करती हैं। तो अनुवादों को नियुक्त किया जाता है तकनीकी शब्दों को निर्माण में, ताकि प्रयोग कर सकें। जब तक हम उन भाषा को, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम उस तकनीक को समझ नहीं पाएंगे और उससे आगे की रिसर्च नहीं कर पाएंगे। कुछ विज्ञान संबंधी शब्दावलियाँ हैं, जैसे उसको मैं उदाहरण के रूप में दिया हूँ। और भी बहुत सारी शब्दावलियाँ आगे के व्याख्यान में रहेंगे, जिससे आप समझ सकें। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी, एटम, परमाणु, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जलवायु विज्ञानी, कंट्रोल, नियंत्रण, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायनी, सेल, कोशिका, क्लाइमेट, जलवायु, केमिकल, रसायन, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, एलिमेंट, तत्व, एनर्जी, ऊर्जा, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, एवोल्यूशन, विकास, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, फैक्ट, तथ्य, फॉसिल, जीवाश्म, जियोफिजिक्स, भूभौतिकी, ग्लासवेयर, कांच के बर्तन, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, जियोलॉजी, भूविज्ञान, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, मेट्रोलॉजिस्ट, मौसम वैज्ञानी, मॉलिक्यूल, अणु, मोशन, गति, मिनरल, खनिज, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शक यंत्र। अब यहाँ पे इन शब्दावलियों को आपने देखा। ये शब्दावलियाँ जैसे विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग हों, तो इसका प्रयोग, इसके अनुसंधान में जब प्रयोग होगा तो उसका सटीक अर्थ देगी। जैसे इससे प्रयोग करके एक शोध पत्र बना रहे हैं, रिसर्च पेपर, तो वहाँ वो जो रिसर्च किया, वो उसके रिसर्च को समझाने में ये शब्द सटीक बैठेंगे। अब बात यह है कि
इस क्षेत्र में ये इसके लिए प्रयोग होता, जैसे फिजिक्स में, भौतिकी में, रसायन से संबंधित है तो वहाँ उसका प्रयोग उसके हिसाब से होता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए हम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि उसका, जैसे अंग्रेजी का हिंदी में लाने के लिए, जैसे लेबोरेटरी, उसको लाने के लिए प्रयोगशाला, ठीक है। अब इसमें जोड़ा हमने प्रयोगशाला, ऐसे इसका निर्माण किया जाता है। तो आज का व्याख्यान यहीं हम समाप्त करते हैं और इस व्याख्यान में संदर्भ पुस्तक ग्रंथ और अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद सिद्धांत MTT 10 IGNOU, वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन से सामग्री को इकट्ठा किया है, संदर्भ के रूप में लिया गया है, सामग्रियों को जोड़ा गया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं, उदाहरण दे सकूं। कई उदाहरण उन प्रकाशनों से भी लिया गया है ताकि उसका सटीक उदाहरण मिल सके, उस विषय को समझ सकें आप लोग। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।